Hello students, today we are going to start Unit 6 Gravitation. Now in this chapter Gravitation, first topic is Kepler's Law of Planetary Motion. Kepler's Law ने Kepler's के 3 लॉ हैं. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उनका रिवॉल्यूशन होता है. तो प्लैनेट्स जो सन के अराउंड जिनका रिवॉल्यूशन होता है वो 3 लॉज को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर. So first law of Kepler is every planet moves around the sun in elliptical orbit. कि जितने भी planets हैं वो sun के अराउंड एक elliptical orbit में मूव करते हैं and the sun lie at one of the foci of the orbit. जो भी planets हैं वो sun के अराउंड एक elliptical orbit में मूव करते हैं. एंड सन क्या होता है, देखिए आपका सर्किल का एक आपका सेंटर होता है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर बात करें या इलिप्स के जो आते हैं आपके 2 फोकस होते हैं. ठीक है, तो इलिप्स के जो 2 फोकस होते हैं, एक लेफ्ट मान लीजिए एक राइट में फोकस होता है, तो दोनों फोकस में से एक फोकस पर क्या होता है, सन होता है. तो फर्स्ट लॉ आपका केपलर्स का ये है कि जो भी प्लैनेट्स हैं सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं एंड सन जो होता है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर होता है. ओके, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सी, आपका मान लीजिए ये प्लैनेट है, ये मूव कर रहा है सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक है, तो जो इस आपका मोशन हो रहा है प्लैनेट का, उसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. अब हम एरियल वेलोसिटी की बात कर रही हैं. आपका देखिए अगर लाइन अगर जो आपका प्लैनेट है, प्लैनेट को सन से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करे, तो जो लाइन होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा. मीन्स दिस एरिया ऑफ ASB विल बी इक्वल टू दी CSD. means aerial velocity of the planet will be constant. This is second law of Kepler. Now third law, according to third law, square of time period will be directly proportional to the cube of the average distance between the planet and the sun. जो आपका टाइम पीरियड समझते हैं. टाइम पीरियड क्या होता है, आपका टाइम फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या फिर जो आपका रोटेशन के केस में होता है. तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो देखिए रिवॉल्यूशन का आपका एक कंप्लीट मोशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा आपका, दैट विल बी टाइम पीरियड. स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन. सन एंड प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस होगा, उसका क्या होगा, उससे क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T². इसकी प्रूविंग भी है, तो इसकी प्रूविंग भी हम आगे प्रूव करेंगे कैसे आपका T² विल बी प्रोपोर्शनल टू R³. बट ये केपलर का थर्ड लॉ है. तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंड सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर प्लेस्ड होता है. सेकेंड लॉ ये है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल बी कांस्टेंट. जो आपका प्लैनेट मूव कर रहा है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया को कवर करेगा. एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन. सन और प्लैनेट के बीच की एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका T². तो ये आपके केपलर के 3 लॉ हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, तो वो इन 3 लॉज को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये तो केपलर के 3 लॉ थे, उन्होंने ये 3 लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए. नेक्स्ट लॉ आपका न्यूटन ने दिया. न्यूटन ने क्या कहा, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लाए. उन्होंने ये कहा कि आपके इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर जितनी भी बॉडी हैं उनके बीच में कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बिटवीन 2 मटेरियल बॉडी मीन जिनका कोई ना कोई मास हो, तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है जिनका मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. उसका मास कुछ भी हो, ठीक है. अगर 2 मटेरियल बॉडी है, कोई 2 ऐसी बॉडी है जिनका क्या है, मास है. ठीक है, तो ऐसी बॉडीज जिनका मास है उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मासेस ऑफ द बॉडी and it will
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडीज और बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। कि दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या दो मटेरियल हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में वर्क करेगा वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जो आपके मासेस हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स F will be proportional to m1 m2 and F will be inversely proportional to the square of r। ओके तो देखिए दो इक्वेशन मिल गया है। तो आपको ये समझ में आया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास m1 m2, तो आपको ही पता है अगर मास ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसके बीच में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो ये बेसिक लॉ है न्यूटन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें देन F विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एंड जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हम वहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं। हियर वी विल यूज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या यूज किया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, एंड वैल्यू ऑफ दिस G विल बी इक्वल टू दी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए G का यूनिट कैसे निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से G के लिए फॉर्मूला निकालें, G के लिए फॉर्मूला आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, m1 m2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। F का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप F, M और R का यूनिट लिखेंगे तो आपको G की यूनिट फाइंड आउट हो जाएगी। सो हियर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ दिस G विल बी इक्वल टू दी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, दिस इज कैपिटल G। तो यहाँ आपको एक कैपिटल G मिला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आपको एक पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये अर्थ पे क्या होता है, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपका ग्रेविटी के थ्रू एक एक्सीलरेशन वर्क करता है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। आपका जो अर्थ है, अर्थ पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर से वापस नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ आता है। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या करता है, ऊपर जाने वाली सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अर्थ का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अर्थ का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऊपर जाने वाली चीज़ नीचे जिस रेट से आती है उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल G। ओके, now we will find relation between this small g and capital G. What is capital G? Capital G is gravitational constant and small g is acceleration due to gravity, जो आपका फॉर्मूले में आता है W इक्वल टू mg होता है या फिर F इक्वल टू mg होता है। तो जो G होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो आपका अर्थ के लिए होता है, ठीक है। अर्थ के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है G की, अर्थ के लिए G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वो G और ये जो कैपिटल G है इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हाउ वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल G। हमें ये पता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन F विल बी इक्वल टू दी G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जिससे पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। मीन्स F विल बी इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला था। अब हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम यहाँ अर्थ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के सेंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए इसका मास क्या है, स्मॉल है, ठीक है, और यहाँ हम अर्थ के सरफेस की बात लेके चल रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका मास है स्मॉल m। अर्थ का मास क्या है, मान लीजिए me। अर्थ का मास कितना है, me है, और इन दोनों के बीच में अर्थ का मान लीजिए रेडियस है re, या फिर ये स्मॉल m कैपिटल M के बीच में आपका जो डिस्टेंस है दैट इज re। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ F, देन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, जो देखिए जो न्यूटन का लॉ अभी हमने पहले पढ़ा है ना, बस उसी को हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास जो मास m1 m2 था, तो अब m1 m2 की जगह पे हमारा एक मास तो अर्थ का है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, जिसको हमने ऊपर फेंका है, ठीक है। मान लीजिए वो अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ के सरफेस और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी
RE है। तो अभी जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये हम अर्थ के सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। बाद में अर्थ के सरफेस के ऊपर या नीचे जाने पे G की वैल्यू वेरी करती है, वो हम हमारे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि अगर हम सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर या अर्थ के सरफेस से नीचे आते हैं तो G की वैल्यू कैसे आपकी वेरी करती है। ठीक है, तो अभी हम सरफेस का केस लेके चल रहे हैं कि अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे आपका एक मास है स्मॉल m पुट प्लेस्ड है। ठीक है, अर्थ का मास me है और ये RE है। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो न्यूटन का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे m1 की जगह पे हमारा मास क्या हो गया, RE हो गया है। m2 की जगह पर मास हो गया है स्मॉल m एंड r स्क्वायर की जगह पे हो गया है यहाँ पे RE स्क्वायर। me मीन्स मास ऑफ अर्थ, RE means radius of earth, okay, then F will be equal to GMEM by RE square। ठीक है, एक ये फॉर्मूला अभी आपको न्यूटन का जो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा उससे मिल गया। ठीक है, अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, आपको याद है आपने इससे पहले पढ़ा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो ये भी तो फोर्स ही है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर जी पुट कर देते हैं तो यहाँ हमारा एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ जो आपका, अगर आप यहाँ पे जी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, मास एम पर जो नीचे फोर्स वर्क करेगा वो मास का वेट ही तो नीचे वर्क करेगा एंड दैट एफ विल बी इक्वल टू एम जी, जो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ से फॉर्मूला होता है। देन दिस एफ विल बी इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ से फॉर्मूला मिला है एफ इक्वल टू एम जी जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और एक हमारा ये फॉर्मूला मिला है जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जी एफ इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब एक ऑब्जेक्ट में जब एक ही डायरेक्शन में तो एक ही तो फोर्स आपका वर्क कर रहा है, मीन्स दिस जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी। अब यहाँ से m और m जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास कैंसिल आउट हो जाएगा, m एंड m विल बी कैंसिल आउट। इट मीन्स स्मॉल g विल बी इक्वल टू दी कैपिटल G m e बाई आर ई स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g विल बी इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। एंड नाउ ये जो G की वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है जो G की वैल्यू है, ये अर्थ के सरफेस के लिए। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस से अगर आप हाइट h पर या फिर अर्थ के सरफेस से आप डेप्थ d पर आते हैं तो यहाँ पर आपकी G की वैल्यू वेरी करती है। और ये कैसे वेरी करेगी, इसका डेरिवेशन आपके PDF में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं और सिंपल मैथमेटिक्स है तो आप ये प्रूव करेंगे और आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिलेगा कि हाइट h पे, अर्थ की सरफेस से ऊपर हाइट h पर आपका G की वैल्यू GH विल बी इक्वल टू दी G1 माइनस 2H बाई आर ई। यहाँ पे G क्या है, ये G जो है ये आपकी वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के सरफेस पर वो वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद जितनी हाइट h पर गया तो वो आपके h की वैल्यू हो जाएगी। एंड r ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको हाइट h पर G की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली डेप्थ d के लिए आपको फाइनली फॉर्मूला मिलेगा एक्सेलरेशन जी डी इज द वैल्यू ऑफ G एट डेप्थ d की सरफेस से d डेप्थ नीचे आने पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा एंड दैट G विल बी इक्वल टू दी G1 माइनस डी बाई आर ई। डी इज दी डेप्थ, कितनी गहराई पर आप G की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस G इज द वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जब ये फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाहे आप हाइट h पर जाएं या फिर डेप्थ d पर जाएं, आपका G का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करेगा। G का वैल्यू सरफेस पर होता है G m e बाई आर ई स्क्वायर एंड आप हाइट h पर जाएं या डेप्थ d पर जाएं, सरफेस से ऊपर या सरफेस से नीचे आने पर G की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हाउ वी विल डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल दी वैल्यू हमें वी नो एफ इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, तो ये तो अर्थ के केस में है। जनरल हम किसी भी प्लेनेट की बात करें, किसी भी दो मासेस की बात करें, किसी भी मास के अराउंड के सरफेस एरिया की बात करें
तो देखिए जो आपका इंटेंसिटी डिफाइंड होता है वैल्यू जो है F/m, इंटेंसिटी E इज डिफाइंड एज F/m, कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट मास के अराउंड एक फील्ड होता है जहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल वर्क करता है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है। इसके आसपास एक फील्ड होता है जहाँ पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है। कोई भी मास है तो इसका एक पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो जिस एरिया में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसे इस मास m का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी इंटेंसिटी कितनी है, दैट इंटेंसिटी, तो मान लीजिए कि अगर कोई मास m है, यहाँ पे कोई भी मास ले लें, 1 kg का मास ले लें, क्या ले लें, 1 kg का मास। तो अगर इसके अराउंड हम किसी भी पॉइंट पर 1 kg का मास लेते हैं तो अब इस 1 kg के मास पर इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट वैल्यू F विल बी इक्वल टू दी फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस मास m, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो है m और m के बीच में, कैपिटल M स्मॉल m के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर यहाँ पे हमारा स्मॉल m मास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका ये Gmm/r², ठीक है। ये किसके लिए है, स्मॉल m मास में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Gmm/r²। तो अगर स्मॉल m मास में फोर्स की वैल्यू F है तो 1 kg मास में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F/m। जो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर आपको ज़्यादा की वैल्यू मालूम है और 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ को नंबर से, ठीक है। तो सिमिलरली अगर m मास पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है तो 1 kg मास पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, F/m। इसी फॉर्मूले में अभी F की वैल्यू इतनी होती है और जब इसको हम m से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास कैपिटल M on mass of 1 kg and this value will come Gm/r²। this value will come Gm/r²। देखिए ये है आपका ठीक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये मास कैपिटल M है, कैपिटल M के अराउंड आपका एक फील्ड है दैट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस मास कैपिटल M। और अगर मास कैपिटल M के थ्रू स्मॉल m पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F है, तो अगर m मास के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है तो 1 kg मास के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, F/m, ठीक है। तो वही फॉर्मूला जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी E इज डिफाइंड एज F/m एंड दिस वैल्यू विल कम Gm/r²। This is formula for gravitational field intensity. In next video we will discuss about potential energy, gravitational potential energy and gravitational potential, and then at last we will discuss orbital motion of satellites. Thank you.